हेलो एंड बख़ैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे 2 बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं पाकिस्तान के हवाले से। एक तो डॉक्टर महरंग बलोच हैं, बलोच एक्टिविस्ट हैं, बलोच यकजहती कौंसिल को लीड कर रही हैं। उन्होंने तकरीबन 1 महीना इस्लामाबाद में अपना धरना जारी रखा, प्रोटेस्ट किया। और जब यहाँ पे गवर्नमेंट ने अजीब-अजीब बातें हो रही थी और जाना जगज़ई साहब और बहुत सारे लोग, अ, कोई कहता था इंडिया से पैसा आ रहा है, तो कोई कहता है अमेरिका से पैसा आ रहा है, तो कोई कहता है इसका एजेंट है, कोई कहता है उसका एजेंट है। ख़ैर वो सारी बातें हुई और वो लोग यहाँ से उठ के वापस वो बलूचिस्तान गई और क्वेटा में जो फिर उनका इस्तकबाल हुआ, उससे मेरे ख़्याल बहुत बड़े-बड़े बड़ों की आँखें खुल जानी चाहिए। ख़ैर क्या हो रहा है, डॉक्टर मौलाना बलोच के हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तान के दूसरे हिस्से यानी गिलगित-बाल्तिस्तान में भी प्रोटेस्ट चल रहा है और काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट है, तकरीबन महीना इसको भी हुआ है और वो अपने राइट्स के हवाले से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो सब्सिडीज़ और ये चीज़ें मिल रही होती थी, अब उसको बंद किया गया, तो ये प्रोटेस्ट भी ज़्यादा थ्रेटनिंग है फॉर द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। मेरे ख़्याल में लोगों को शायद ये बात अच्छी भी ना लगे। ख़ैर डिटेल में बात करते हैं इन सारे दोनों इश्यूज़ के। एक तरफ बलूचिस्तान और दूसरी तरफ गिलगित-बाल्तिस्तान। हो क्या रहा है, आपको बताएँगे इस वीडियो में और इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हो रही है इस वक़्त, जो सबसे अहम एक चीज़ है, वो है, इस वक़्त 2 प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पहले गिलगित-बाल्तिस्तान पे जाते हैं। गिलगित-बाल्तिस्तान, जो एक, कहा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर और गिलगित-बाल्तिस्तान के ऊपर एक इश्यू है। वहाँ पे सब्सिडाइज़्ड चीज़ें मिला करती थी। एलपीजी गैस हो, खाने-पीने की अशिया हो, स्पेशली गंदम यानी व्हीट जिसको कहते हैं या गेव जो कहते हैं, वो सब्सिडाइज़ रेट्स पे मिलते थे, बिजली की प्राइसेज़। ये कश्मीर और गिलगित-बाल्तिस्तान दोनों में। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने वो सब्सिडीज़ ख़त्म की हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन सब्सिडीज़ को ख़त्म किया है। अच्छा, उसके ऊपर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लाज़मी-सी बात है, ये प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है कि ये कोई 100 लोगों का है, तो 50 लोगों का है, तो या किसी छोटे से टाउन का है, नो। ये थ्रू आउट गिलगित-बाल्तिस्तान आपको बड़े-बड़े, जो, जिसे कहते हैं कि लोग बैठे हुए हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बाकायदा एक-दूसरे से इन कॉन्टैक्ट हैं। खैर कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन जब आप किसी के राइट्स के हवा कोई ऐसी चीज़ें करेंगे, स्पेशली गिलगित-बाल्तिस्तान का जो स्टेटस है, स्पेशल स्टेटस है। जिस तरह इंडियन साइड के कश्मीर का था 370 हटाने से पहले, सेम लाइक दैट जो है वो इस वाले कश्मीर का और गिलगित-बाल्तिस्तान का स्टेटस है। उनको बहुत सारी चीज़ों में टैक्स के हवाले से और ये सारी फैसिलिटीज़ उनको हासिल है। अच्छा, जब अभी हटाई गई तो वो कहते हैं भाई क्यों? यहाँ से ग्लेशियर जाता है, वो पानी सिंध और मतलब कौन-कौन से इलाकों को सैराब करता है, फसलें उगती हैं। लेकिन हमें अपने राइट्स नहीं मिलते। और देखें, इस वक़्त जब ये प्रोटेस्ट हो रहा है, कश्मीर में भी एक बहुत लंबा अरसा बहुत हालात ख़राब रहे, इंडियन साइड की कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ। उन लोगों ने उसको आहिस्ता-आहिस्ता से उसको कंट्रोल किया और साथ में उन्होंने उनको डेवलप करते रहे और इतनी डेवलपमेंट कर दी कि अब उसको इंडिया के बाकी जो सिटीज़ है या बाकी जो स्टेट्स या रियासतें हैं, उसके बराबर तकरीबन कर दिया है। उन चीज़ों की वजह से अब लोग वहाँ पे जो यूथ है वो क्या चाहती है, वो कहते हैं हाँ यार मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी मिल रही है, मुझे अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही है। ये सारी चीज़ें, उसके ऊपर वो कहते हैं कि यार मुझे ये मिल रही है, मुझे इससे गरज नहीं है कि मैं इंडिया के साथ हूँ कि मैं किसी और के साथ हूँ। लाज़मी सी बात है, इंडिया ही नहीं किया है वो सारा कुछ, वो कोई अमेरिका ने आके या किसी और ने आके तो नहीं किया वो डेवलपमेंट। वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हमने इन रीजन्स को, कश्मीर को और गिलगित-बाल्तिस्तान को, हमने शायद वो चीज़ें नहीं की, जान के नहीं की या कुछ और वजूहात थी। माली मसाइल भी होते हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हमारे यहाँ होते हैं। अच्छा, फिर हमने
ना तो वहाँ पे उस तरह की डेवलपमेंट्स हुई, और फिर दूसरी तरफ हमने वहाँ पे जो उनको सब्सिडीज़ मिल रही थी, उसको भी हम ख़त्म कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि भई हम आपके साथ हैं, हमने पाकिस्तान के साथ हम शामिल हुए, तो उसके बदले हमें क्या मिल रहा है? अब ये प्रोटेस्ट ये सिर्फ़ आटे के ऊपर नहीं है। जो आटे से शुरू हुआ था, अब ये बढ़ते-बढ़ते बाकी और बहुत सारी चीज़ों पे आया है। नई-नई चीज़ें इसमें शामिल हो रही है, और गिलगित-बाल्टिस्तान की एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं वो। और ये नहीं है कि उनको अपने राइट्स का नहीं पता या ये चीज़ें नहीं पता, या उसके लिए वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, या उसके लिए वो बात नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि बड़े पीसफुल लोग हैं। ये हम मैं मानता हूँ ये बात कि काफ़ी पीसफुल किस्म के वो लोग हैं, कश्मीर के भी और गिलगित-बाल्टिस्तान के भी। लेकिन उस पीसफुल होने का ये मतलब नहीं है कि हम कुछ भी उनको ऊपर इम्पोज़ करेंगे और हम कहेंगे कि यार ये तो बड़े पीसफुल लोग हैं तो ये मान जाएँगे। एक काम हर काम का एक तरीक़ाकार होता है। मैंने कहा कि अगर वहाँ पे बिजली बन रही है, वहाँ में डैम्स मौजूद है या बन रहे हैं, और उसका फ़ायदा पूरे पाकिस्तान को मिल रहा है, तो गिलगित-बाल्टिस्तान को भी उसका होना बड़ा ज़रूरी है। गिलगित-बाल्टिस्तान के पास उसका फ़ायदा पहुँचना ज़रूरी है। कश्मीर वाले अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भई आप बिजली का यूनिट मुझे ₹42 का क्यों दे रहे हैं? मुझे आप बिजली का यूनिट ₹5 का दें, क्योंकि मेरे यहाँ बिजली बनती है। अच्छा, ये जो कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खैबर पुख्तूनख्वा, ये मसला खैबर पुख्तूनख्वा के साथ 50-40 सालों से चलता हुआ आ रहा है। सबसे ज़्यादा हाइडल पावर के ज़रिए जो बिजली बनती है, सस्ती बिजली, वो खैबर पुख्तूनख्वा प्रोड्यूस करता है, साढ़े 6 से 7 हज़ार मेगावाट। पीक आवर्स के अंदर, यानी पीक डेज़ के अंदर पाकिस्तान की जो ज़रूरत होती है, वो कितनी होती है, वो भी मैं आपको बता दूँ। पाकिस्तान की ज़रूरत होती है तकरीबन खैबर पुख्तूनख्वा की ज़रूरत होती है 2500 से 3000 मेगावाट। ये सख्त गर्मी की मैं बात बता रहा हूँ। उसके बाद जो 3000 या 3000 प्लस की मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी, ये उससे ज़रूरत से ज़्यादा है। लेकिन खैबर पुख्तूनख्वा में क्योंकि मेरा घर है वहाँ पे, सब कुछ है, मैं वही यूनिट ले रहा हूँ तकरीबन, उससे मिलता-जुलता जो मुझे इस्लामाबाद में मिल रहा है, या जो लाहौर में लोग पे कर रहे हैं, वही मैं खैबर पुख्तूनख्वा में कर रहा हूँ। वो बिजली वहाँ से बनती है, इस्लामाबाद आती है, इस्लामाबाद से वापस फिर हमारे पास आती है। यानी समझ नहीं आती कि कौन-सा सिस्टम है, कौन-सा तरीका है। इस तरह के कंसर्न्स जो है वो जीबी के लोगों के, और इसी तरह के कंसर्न जो है वो अ, कश्मीर के लोगों के मौजूद हैं। और ऐसा नहीं है कि ये वैसे हैं, ये इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हैं। मैंने आपको बताया कि जब तक इसको एड्रेस नहीं किया जाएगा और प्रॉपर तरीके से, यकीन करें खुदा न खास्ता ये हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं, बहुत बिगड़ सकते हैं। पहले हम दिखाते थे कि कश्मीर में ये हो रहा है। अब इंडियन मीडिया दिखाता है कि पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान और कश्मीर में ये हो रहा है। ये वो चीज़ें तकरीबन अगर हम देखें तो आफ्टर 3 डिकेड्स वो बिल्कुल उलट गई। इसके ऊपर जो भी लोग हैं, जो इख्तियार रखते हैं, जिनके पास पावर है, दे शुड थिंक अबाउट इट, और सीरियसली थिंक अबाउट इट। मज़ाक नहीं चलेगा। खैर एनीवे, अब ज़िक्र करेंगे डॉक्टर मारंग बलोच, द आयरन लेडी ऑफ बलोचिस्तान, बल्कि मैं पाकिस्तान की कहूँगा। मज़बूत असाब की मालिका, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, तगड़ी किस्म की अ, लड़की है वो। यहाँ पे जब वो प्रोटेस्ट कर रही थी तो लोग कह रहे थे कि यार ये है तो वो है तो फलाना ढिमका है। जाने चकज़ई साहब, ये वाले साहब ज़रा देख लें आप इनको। ये कह रहे थे कि ये तो भई ये तो फलाँ की एजेंट है, तो ये ढिमका की एजेंट है। उसने कहा अच्छा ठीक है सर, हम तो एजेंट हैं, आप कौन हैं? ठीक है? तो ख़ैर एनीवे, अ, उन्होंने कहा कि जी ये तो किसके उस पे, और यहाँ पे बड़े सिक्योरिटी रीज़न्स हैं और बड़े सिक्योरिटी रिस्क हैं इस्लामाबाद में, ये हो सकता है। जब मारंग बलोच साहिबा नहीं आई थी और यहाँ पे जो कुछ होता रहा, धमाके भी हुए, टारगेट किलिंग भी हुई, सब कुछ इस इस्लामाबाद ने देखा। वो क्या डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा की वजह से हुआ था। अनफॉर्च्यूनेटली मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब गलत बातें नहीं करनी चाहिए। वो जब गई हैं और क्या वेलकम किया गया, मैं कहता हूँ कि यार कमाल का वेलकम था। शायद बहुत कम लोगों की किस्मत में इस किस्म का वार्म वेलकम जिसको कहते हैं, उनके ऊपर फूल निछावर किए गए और वो इस्तकबाल किया गया उनका कि शायद ही कोई सोच सकता हो कि यार ऐसा भी हो सकता है। वो यहाँ से ठीक है, आप लोगों ने, यानी जो भी पावरफुल लोग हैं,
انہوں نے سمجھا کہ یار انہوں نے یہاں سے اپنی کیمپ کو بند کر دیا اور اینڈ کر دیا اپنے دھرنے کو. یہ اب بلوچستان جائے گی تو تربت میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں گی دل برداشتہ ہو کر. نہیں، وہ جب بلوچستان انٹر ہوئی ہے تو جو ایک ہیروئک ویلکم کہتے ہیں جس کو وہ دیا گیا ان کو. اور پھر کوئٹہ میں جو ان کا ایک جلسہ ہوا، میں کہتا ہوں کہ شاید کوئٹہ کی تاریخ میں اس قسم کے جلسے بہت کم دیکھے گئے ہوں گے. یہ ان کی سکسس ہے، یہ سکسس سٹوری ہے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی. ہم جو مرضی کہہ دیں، ہم جو مرضی کہہ دیں، ان کے لوگ ان کو پیار کرتے ہیں، بلوچستان کے لوگ ان سے پیار کرتے ہیں. ویسے تو پاکستان کے باقی لوگ، میں بلوچستان سے نہیں ہوں، میں میں کہتا ہوں کہ جتنی رسپیکٹ ان کی جائے تو اتنی کم ہے، میں یہ کہتا ہوں. لیکن جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس پاور ہے، وہ لوگ شاید غلط سمجھے، وہ مس انڈرسٹینڈنگ میں چلے گئے تھے، وہ جسے کہتے ہیں انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا تھا انہوں نے. انہوں نے اسلام آباد میں بھی بڑی مضبوطی دکھائی، بہت مضبوط نفس کے ساتھ وہ بیٹھی رہی. اور جب وہ یہاں سے گئی ہے تو اس کے بعد تو ایسا بوسٹ ملا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ شاید ہی کسی لوگوں کو ملا. اور ہاں، امریکن کانگریس نے ان کو کہا ہے، یونائٹڈ نیشن اسلام آباد آفس نے ان کو بلایا تھا. یار لوگ کہتے ہیں نا کہ بنگلہ دیش کے وقت میں شاید یہ کچھ بھی نہیں تھا. آج 2024 میں یہ سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، انٹرنیٹ بھی بند کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا بھی بند ہو جاتا ہے، سب چیزیں چل جاتی ہیں. لیکن ایک چیز ہمیں ماننی پڑے گی کہ وہ چیزیں جو چھپائی جاتی تھی یا کوشش آج بھی کی جاتی ہے، وہ نہیں چھپ سکتی. اگر یہ بات سمجھ لیں یہ لوگ، تو میرے خیال میں وہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ کو سنیں گے اور ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کریں گے. وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو، کشمیر کے لوگوں کی، یا پاکستان کے کسی بھی حصے کے لوگ، میں یہ نہیں کہتا کہ آسمان سے تارے توڑ کر لے آئے ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں ہمارے لیے. نہیں، کوئی بھی یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا. سب یہ کہتے ہیں کہ یار جو اویلیبل ریسورسز ہیں اس میں تو رائٹس دیے جائیں، جو بیسک ہیومن رائٹس ہے وہ تو دیے جائیں. ہم آپ سے زیادہ نہیں مانگتے. تو یہ میرے خیال میں ہر کسی کا حق ہے. اور کوئی بھی لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتا. میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں، ہوں گے اس طرح کی تحریکیں بھی چل رہی ہوں گی، لیکن میجورٹی بندوق نہیں اٹھانا چاہتے، میجورٹی لڑنا نہیں چاہتے. کہتے یار ہم اس طرح کا پرامن پروٹیسٹ کر کے اور اپنی آواز پہنچانا چاہتے. لیکن اگر اس کو بھی آپ نہیں سنیں گے تو وہ آواز کہیں نہ کہیں تو جا کے پہنچے گی. وہ یونائٹڈ نیشن ہو، وہ امریکن کانگریس ہو، وہ کہیں اور ہو، کہیں اور وہ پہنچے گی. بجائے اس کے کہ ہم اس مسئلے کو مزید طول دے کر، مزید لینگر آن کر کے مزید خراب کریں، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ دیر از نو ادر آپشن. ویسے تو بلوچ لوگ کہتے ہیں یار ہم آپ کریں یا نہ کریں، ہمیں کوئی نہیں، ہم مانتے ہی نہیں، جاؤ. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. لیکن پھر بھی شاید جو ان کے لیڈرز ہیں یا جو بڑے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا کچھ نرمی دکھائیں. لیکن اگر کوئی ان کو بھی نظر آئے گا تو تب ہوگا. ادروائز اگر ہم کہیں گے کہ نہیں ہم ڈنڈا بھی اٹھائیں گے، ان کے سر پہ بھی ماریں گے، ان کی ہیوملیٹ بھی کریں گے، اور پھر کہیں گے نہیں جی وہ ہماری واہ واہ بھی کریں، تو ریئلی سوری فار دیٹ، یہ ممکن نہیں ہے. وہ کسی علاقے کے لوگ ہوں گے. پی ٹی ایم کو دبا کے بھی دیکھا گیا، پی ٹی ایم کو سب کچھ ہر حربہ استعمال کیا گیا، ختم ہو گئی پی ٹی ایم؟ نہیں ہوئی. جو بلوچ موومنٹ ہے کیا وہ ختم ہو گئی؟ سب کچھ کیا گیا، ختم ہو گئی؟ نہیں ہوتی. میں نے کہا کہ انڈین جو کشمیر میں انہوں نے کیا، ایک طریقے کے تحت اپنی سیکیورٹی کو بھی مضبوط کرتے رہے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی چیزوں کے اوپر بھی کام کرتے رہے. آج وہاں کی یوتھ وہ لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتی، نہ ان کے مائنڈ میں یہ چیز آتی کہ ہم نے یہ کرنا. ہاں، ان کے مائنڈ میں آتا ہے کہ بھائی میں چاہے کرکٹر بنوں، میں چاہے انجینئر بنوں، میں چاہے ڈاکٹر بنوں، میں اچھا پولیٹیشین بنوں، میں اچھا بزنس مین بنوں. یہ چل رہا ہے ان کے ذہنوں میں، بہت اچھی بات ہے، پازیٹیو چیز ہے. اگر آج ہم نے نہیں سوچا، ٹائم تقریباً، ویسے میں بتا دوں، میں کوئی پریڈکشنز نہیں دیتا اور نہ کوئی میرے پاس اس قسم کی کوئی سسٹم ہے، لیکن کیونکہ حالات جو نظر آ رہے ہیں نا وہ اچھے نہیں ہیں. ہمیں اگر دور سے تو جو قریب بیٹھے ہیں اور جو سامنے سامنے جن کے پاس پاور ہے، تو ان کو تو بڑی کلیئر سچویشن نظر آنی چاہیے، اور آتی بھی ہوگی. خیر، اینی وے لیٹ سی کیا ہوتا ہے کیا نہیں، اور کہاں تک اس کو سیریس لیا جاتا ہے. We'll see you again in the other news update. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.